अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम। जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। और स्क्रीन भी विजिबल है? जी जी। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताएं, आप लोगों को जो कल असाइनमेंट दी थी, आप लोगों ने वो देखा है उसको? कुछ बनाए हैं उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स? मैम, मैंने बनाई है। मैंने एक बनाई है और दूसरी मैं अभी बना रही थी, क्योंकि शेड्यूल कुछ ऐसा है तो अभी ठीक टाइम है। नहीं मिला। तो ठीक मैं है, कोई आपको इशू सेंड नहीं कर है, देती लेकिन हूँ। आप लोगों ने साथ साथ जो है वो असाइनमेंट्स करनी है, और करके जो हमारा ग्रुप बना हुआ है जेंडर स्टडीज का, आप लोग अगर आपके कोई वर्ड का फोल्डर है तो डायरेक्ट शेयर कर दें, या दूसरे पेपर्स पे किया है तो उसको स्कैन करके आप लोग जो है वो इस लेक्चर के बाद जो है वो सब अपनी असाइनमेंट्स वहां डालें। क्योंकि आप लोग करेंगे, और इसका आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी ये है कि आपके नोट्स भी होंगे, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। क्योंकि अगर पास्ट पेपर्स आप देख रहे हैं तो आपको खुद भी आइडिया है कि अब रट्टा वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है। अब आपने कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और जहां वो उसकी एप्लीकेशन मांगता है तो आपने उस हिसाब से वहां उसको अप्लाई कर देना है। तो बस 1 मिनट और वेट करते हैं। उसके बाद हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और एंड वाले 10 मिनट्स जो है वो आप लोगों के असाइनमेंट के ऊपर मैं आप लोगों से फिर क्वेश्चन पूछ लूंगी। ठीक है, और मुझे बताएं कि कल वाला लेक्चर आप लोगों ने किया है रिवाइज? साथ साथ कर रहे हैं आप लोग? चीजों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है? यस मैम, किया था रिवाइज। ठीक है, अभी आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि चीजें अभी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो बस साथ साथ जो है वो उसको अंडरस्टैंड करते जाएं, और आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपको खुद चीजों के जो है वो लिंक्स बनना स्टार्ट होंगे, और आसानी होती जाएगी। मीनवाइल इधर भी लेक्चर है, कोई सवाल है, कुछ है, तो आप लोग वो भी साथ करें। तो आज हम लोग जो है, कल हम लोगों ने बात की कि जेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, जेंडर स्टडीज क्या है, वुमेन स्टडीज क्या है। और हम हमारी ये डिबेट थी कल के, एक सोसाइटी जो है वो किस तरीके से जेंडर को मल्टीपल जो है वो चीजों के जरिए जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देती है। और हमारी डिबेट का एंड भी यही था कि जो जेंडर है सोशली कंस्ट्रक्टेड। इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर हम लोगों ने मल्टीपल जो है वो चीजें देखी, साथ कुछ टर्म्स थी, क्वेयर थ्योरी वगैरह को जो है वो रिलेट किया। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं, ये जेंडर स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 10 सालों के पास्ट पेपर्स उठा के देखें, एग्जामिनर ने इसके ऊपर सवाल किया ही किया है किसी तरीके से। या वो इसकी टाइप्स पे पूछ लेता है, या वो इसकी जो है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बारे में पूछ लेता है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली फोकस करेंगे कि फेमिनिज्म है क्या और उसकी टाइप्स क्या हैं। वो टाइप्स का वर्ड यूज करे या वो थ्योरीज का वर्ड यूज करे, तो आप लोग जहन में रखिएगा कि दोनों चीजें जो है वो सेम है। उससे पहले जो है वो हम कुछ वर्ड्स जो है वो हमारे जार्गन्स जो हम करते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट आप बार बार यहाँ पर सुनेंगे। स्टीरियोटाइप का देखें, कहीं भी वर्ड आ जाए ना, तो आप लोगों ने इसको ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि इसका मकसद ये है कि सोसाइटी ने एक चीज जो है वो एक्सपेक्टेशंस या कुछ रियलिटीज को एज्यूम कर लिया हुआ है, और उसी तर्ज के ऊपर जो है वो चल रही है। ठीक है। अब हम जेंडर स्टडीज में कहते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज में, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि वुमेन को एक तरह से जो है वो एसोसिएट किया जाता है, और जो उसकी दूसरी कैटेगरी है मेन की, उनको कुछ खास जो है वो चीजों के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे कल भी हमने बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ी, डिस्कस की। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि हम कहते हैं कि अगर मेडिकल की फील्ड है तो आप देखेंगे, और मेडिकल में भी अगर आप स्पेसिफिकली चले जाएंगे, गायनाकोलॉजी की जो आप फर्दर स्पेशलाइजेशन होती है, गायनाकोलॉजिस्ट है, तो क्या ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को वहां पर जो है वो ज्यादा ये एजुकेशन दिलाई जाती है, और उनको जो है वो वहां पर ज्यादा फोर्स किया जाता है बनस्बत मेल्स के? और अगर आप मेल्स देखें, ठीक है, लड़कों की बात करें तो वो कहते हैं कि इनको इंजीनियरिंग पढ़ाएं, इनको सीए जो है वो करवाएं, इस तरह की चीजें। तो ये जो हमारे पास एक सोसाइटी ने ज्यूम कर लिया है कि ये रोल्स या ये एक्सपेक्टेशन या ये करियर या ये सोसाइटी के अंदर चीजें मेल को या फीमेल को दी जाएंगी, वो कहीं भी वर्ड यूज करे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, तो उसके पीछे आपको इस कॉन्सेप्ट का जो है वो आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, फीमेल बहुत ज्यादा ये चीज जो है वो फेस करती हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्टिफिकेशन। आप में से कोई मुझे बताए इसको पढ़े बगैर, अगर मैं कहती हूँ कि वुमेन को या ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तो उससे आसान अल्फाज में क्या मुराद है? कोई एग्जांपल दें, कुछ भी बताएं डेली लाइफ से। जी।
कोई भी कॉमन एग्जांपल दें, हम कहते हैं कि फीमेल्स को जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है सोसाइटी में। आई एम श्योर कि आप सबने ये सुना होगा, तो इससे क्या आपको अंडरस्टैंडिंग आती है? ओके। आई एज्यूम कि आप लोग को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, तो इसका ये मतलब है कि हम जो है, जब फीमेल्स को, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ ये आ जाता है कि हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस या उनके बॉडी इमेज के ऊपर या उनके कलर के ऊपर जो है वो बात कर रहे होते हैं। और जब हम ऐसी कोई बात करते हैं, तो ये बहुत एक श्योर सी चीज है कि हम उनको, उनके ह्यूमन राइट्स को या उनको एज ए ह्यूमन बीइंग जो है वो ट्रीट नहीं करते। आपने देखा होगा कि कुछ खवातीन को इस वजह से ट्रॉल किया जाता है उनके बॉडी वेट की वजह से, ठीक है। कुछ लड़कियों को, वो टैलेंटेड भी हों कुछ भी हो, उनको इस वजह से जो है वो किया जाता है कि उनका कलर जो है वो डार्क है। तो जब आप किसी के पेरेंट्स पे या बॉडी इमेज पे या ऐसी चीजें जो आपके खुद के इख्तियार में नहीं है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन का आइडिया, या इसको ऑब्जेक्टिफाई करना। ये मैंने आपको अभी दो तीन टर्म्स क्यों पढ़ाई, क्योंकि हम फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ये आपको वहां कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के अंदर, कहीं ना कहीं जो है वो उसकी वेव्स की जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर ये चीजें जो है वो नजर आएंगी। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और ऑब्जेक्टिफिकेशन की आप लोगों को समझ आई है? कोई जल्दी से मुझे क्विकली इसको रिवाइज करे, जल्दी जल्दी काइंडली अनम्यूट करें और साथ साथ इंटरेक्ट करके बताएं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, और कोई एक बच्चा बता दे कि ऑब्जेक्टिफाई करना क्या होता है। जी। माफिया आप बताएं, आप अनम्यूट करके बताएं, आपने सुना है, आपको क्या लगता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है? यानी किसी को ऑब्जेक्टिफाई करना कि दिस थिंग इज फॉर दिस पर्सन। जैसे एक टीचिंग आपकी सब्जेक्ट आवाज है मुझे तो सारे क्लियर नहीं कहते आ हैं रही, कि आप ये थोड़ा ज्यादा प्लीज से लाउड बोलिए। जैसे एक टीचिंग प्रोफेशन है तो उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि कहते हैं कि ये जो टीचिंग प्रोफेशन है इसमें ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, क्योंकि ठीक सब है। यही कहते हैं कि जो अच्छी मतलब। यानी कि फिक्स हेलो, कैटेगरीज आपको किसी को आवाज भी आ रही है? असाइन कर देना, मेल को या फीमेल को। अब मरियम जो है, मरियम आप बताएं ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या है? मैम मैं हाँ आप बता दें। आप पहले भी पार्टिसिपेट किया, अगर आप दूसरी वाली मरियम आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप काइंडली जरा आप मुझे बताएं ऑब्जेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? मैम ऑब्जेक्टिफिकेशन ये होता है कि अमूमन ये वुमेन को फेस करनी पड़ती है ना सोसाइटी बिकॉज ऑफ, चाहे उसके वो बॉडी पार्ट्स की वजह से हो, उसकी वेट की वजह से हो, उसके कलर की वजह से हो, औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ये ठीक है। लंबी यानी, डिटेल। ठीक है, यानी कि आप लोग साथ साथ समझ रहे हैं, इंटरेक्ट करने का यही जो है वो मकसद है। नेक्स्ट हमारे पास है फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस। यहाँ से हमारी जो है वो फेमिनिज्म के आगे जो है वो डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, कि जब मेल और फीमेल एक सोसाइटी में थे, वहां पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कि जेंडर इनइक्वालिटी है। वेस्ट के अंदर अगर आप देखें, यूएस जो है वो आजकल बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर जो है वो डिबेट करता है कि ये बहुत ज्यादा फेमिनिज्म की बात करता है, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स की जो है वो बात करता है, या फीमेल राइट्स की बात करता है। तो आगे आगे चल के आपको पता लगेगा कि वेस्ट में सबसे ज्यादा जो है वो राइट्स को जो है वो वायलेट किया जाता है, ठीक है। अब फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस क्या थी, कि खवातीन ने जब इस चीजों को, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप अवेयर हो रहे हो, ठीक है, आप रियलाइज कर रहे हो चीजों को। तो उन्होंने क्या रियलाइज किया, कि जेंडर इनइक्वालिटी है, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि वो किसी जगह पे काम करने जाती हैं, तो वो देखती हैं कि मेल को जो है वो ज्यादा प्रिविलेज है, ज्यादा सैलरी उस काम की मिल रही है, और हमें उस काम की जो है वो कम मिल रही है। पॉलिटिकल राइट्स देखें तो जो मेन हैं उनको राइट टू वोट जो है वो दिया जाता है, और हमें उसके निस्बत जो है वो राइट टू वोट नहीं मिलता। तो एजुकेशन में भी इसी तरह उन्होंने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन देखी। तो इन मल्टीपल डोमेन्स को जब उनके अंदर ये अवेयरनेस आई, तो उनको ये पता चलना शुरू हो गया कि जो है फीमेल जो है कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी का शिकार है। और ये रियलाइजेशन जो थी, वो क्या थी, फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस थी। यानी कि वो अवेयर हो गई कि हमने अपने राइट्स के लिए जो है वो बात करना है। और यहीं से जो है वो आपकी आगे फेमिनिज्म की जो है वो डिबेट स्टार्ट हो जाती है। इसको पढ़ने से पहले कोई भी बच्चा मुझे बताए कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। आप सुनते आए हैं, अपने अल्फाज में बता दें, जरूरी नहीं है कि आपको स्कॉलर डेफिनेशन दें कि फेमिनिज्म, फेमिनिज्म आप सुनते हैं उससे क्या आप समझ आती है आपको कि क्या है? Feminism means rights for females. ठीक
ठीक है, और बाकी दो स्टूडेंट्स भी काइंडली से मुझे बताइएगा कि आप लोग को क्या जो है वो समझ आ रहा है फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट सुन के। जी जी, स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी काइंडली इंटरेक्ट करें। चलें, फेमिनिज्म का मैम आइडिया। जी जी। मैम फेमिनिज्म में जो है ना फीमेल को ना मेल के बराबर जो है ना इक्वली रखा जाता है। और चाहे वो कोई डिपार्टमेंट है, लाइक एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, या जॉब कोई कर रही है, तो वहां पर जो है फेमिनिज्म को ना इक्वली मतलब इस चीज का देखा जाता है कि फीमेल को ना बराबर के हकूक मिले। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये आइडिया कि हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा कि फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस जब उन्होंने इन चीजों को रियलाइज किया तो अपने जो है वो राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए जो वो खड़ा होना शुरू हो गई। तो यहाँ से फेमिनिज्म का आइडिया जो है वो हमारे पास ओरिजिनेट हुआ। फेमिनिज्म में मैंने यहाँ पर एक लाइन हाईलाइट किया, उसका ये मतलब नहीं है कि खवातीन को जो है वो सुपीरियर कंसिडर किया जाए मेन के, बल्कि ये है कि उनको इक्वल जो है वो कंसिडर किया जाए। ठीक है, कि अगर एक जो है वो मेल है, उसको एक प्रिविलेज दी जा रही है, एक राइट दिया जा रहा है, तो फीमेल को भी वो जो है एग्जैक्ट जो है वो राइट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अब मेन गोल्स ऑफ फेमिनिज्म क्या है कि आपको एजुकेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलें, आपको वर्क प्लेस के राइट्स जो हैं वो बराबर के मिलें, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वायलेंस और हरासमेंट ना हो, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर अगर एजुकेशन है, आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, तो आपका वर्क जो है, आपका पॉलिटिकल जो है वो करियर है, या एज अ कैंडिडेट आप पार्टिसिपेट करें या एज अ वोटर, तो उसके राइट्स भी जो है वो बराबर के दिए जाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रीडम टू मेक पर्सनल चॉइसेस। क्या है मतलब कि खवातीन होने के नाते ऐसा नहीं है कि आपकी जो बॉडीली ऑटोनॉमी है या आपकी बॉडी है ये किसी की जागीर है। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रही हूँ, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट कहलाता है बॉडीली ऑटोनॉमी का, कि फीमेल्स अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो अपने राइट्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, और अपने डिसीजंस जो है वो अपने मुताबिक जो है ले सकती हैं। तो यहाँ से फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस से हमारे पास फेमिनिज्म की जो है वो डिबेट स्टार्ट हो जाती है। आप एग्जांपल्स देखें कि गर्ल्स एजुकेशन को उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह बॉयज के साथ है, दोनों को इक्वल चांस दिए जाएं। डोमेस्टिक वायलेंस के आप आते हैं, आप यहाँ पे औरत मार्च देखते हैं, ही फॉर शी यूएन की कैंपेन देखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो सफ्रेजिस्ट मूवमेंट देखते हैं, तो ये सारे फेमिनिज्म का हिस्सा ही हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया है? कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, आगे नेक्स्ट हम जो है वो इसकी टाइप्स एंड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने साथ साथ उसके नोट्स भी बनाने हैं, उसको समझना भी है, और अंडरस्टैंडिंग उसकी लेनी है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ जाता होता है यूजुअली डिटेल में। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछें आप। नो मैम। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? काइंडली मुझे तीनों बताएं आप लोग। यस मैम, समझ आ रही है। और बाकी मरियम एंड माफिया, आप लोगों को भी समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है, अगला जो हम पढ़ रहे हैं ना, फेमिनिज्म की टाइप है हमारे पास। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ एक और डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगी, लेकिन ये मैंने खुद से आप लोगों के लिए जो है वो नोट स्टूडेंट्स के लिए, ये यूजुअली आपको इजी इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर साथ साथ आप जो है वो वाला डॉक्यूमेंट भी पढ़ लीजिएगा। उससे ये है कि आप थोड़े से रेफरेंसेस वगैरह भी ऐड कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए इजी होगी इसको पेपर के अंदर एक रेफरेंस बेस्ड जो है वो आंसर लिखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लिबरल फेमिनिज्म, लिबरल का वर्ड आप लोग अपनी डेली लाइफ में जो है वो सुनते होंगे। लिबरल से मुराद जो है वो आप क्या लेते हैं कि यूजुअली वो जो कि बहुत आजाद हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई इस तरह की कोई चीजें ना हो। तो जब लिबरल फेमिनिज्म की बात आती है ना, तो फीमेल यहाँ पर कहती हैं कि हमें राइट्स तो मिलने चाहिए, लेकिन वो कहती हैं कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए, हमें एजुकेशन के और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं और लीगल राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। आप नोट्स बनाए साथ साथ, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, एजुकेशन के पॉलिटिकल राइट्स और लीगल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने की ये है कि वो कहती हैं कि हमें ये राइट्स मिलने चाहिए, मिलने किस तरीके से चाहिए? थ्रू रिफॉर्म्स और लॉज के थ्रू। वो कहती हैं कि आप जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो स्टेट ऐसे लीगल मेजर्स जो है वो करे, ऐसे कानून बना दे या ऐसे रिफॉर्म्स बना दे जिससे हमें ये तीनों किस्म के राइट्स जो हैं वो मिल जाएं। अब लिबरल फेमिनिज्म का मकसद ये नहीं है कि वो पूरे सिस्टम को एज अ होल चेंज करे, बल्कि आपने रिफॉर्म का वर्ड यहाँ पर यूज करके एग्जामिनर को बताना है। तो वो क्या कहती हैं कि यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लेके आई जाए। अब यहाँ पर है उनका मानना क्या है कि लीगल पॉलिटिकल राइट्स जो है वो मिले, ठीक है,
और किस तरीके से मिला मैंने आपको पहले भी बताया, थ्रू रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर जो है, आप जो है सबसे पहले नोट करें कि मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर शेयर करके दिखाती हूँ। ये वाला डॉक्यूमेंट आपको विजिबल है? यस मैम। ठीक है। अब आप लिबरल फेमिनिज्म है इसलिए कि आप ये जो नाम है ये इजीली आप लोग जो है वो नोट डाउन कर सके। सबसे पहले लिबरल फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिया मैरी वोलन क्राफ्ट में। किसमें दिया? उसने अपनी किताब के अंदर ये बात की, अब इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये आप लोगों ने लिखना है अगर लिबरल फेमिनिज्म का आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसने यहाँ पर ये कहा कि मेल और फीमेल की जो डोमेन्स है उसको जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और डोमेन्स डिफरेंट होंगी तो ऑटोमेटिकली राइट्स भी जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। एक लिबरल फेमिनिज्म के ऊपर मैरी वोलनस्टोन क्राफ्ट ने जो है वो यहाँ पर बात की। इसको मदर ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है, ये एमसीक्यू भी है। और इसके अलावा जे एस मिल या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल आपको लिखा हुआ यहाँ पर मिलेगा। उसने अपनी किताब सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के अंदर जो है वो ये बात की कि फीमेल के जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर और सोशल प्रोग्रेस के ऊपर जो है वो आपने बात करनी है। तो आप लिबरल फेमिनिज्म में पहले बात करेंगे कि आपको एजुकेशन के राइट्स मिलने, आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलने, और आपको जो है वो लीगल राइट्स मिले। मिलें किसके थ्रू? इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहता है कि सिस्टम के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए। ये बात आप लिखेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे कि दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हैं। वो मैरी वोलन क्राफ्ट है और जे एस मिल है, जिन्होंने यहाँ पर लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और मेल और फीमेल की डिफरेंट डोमेन्स के बारे में जो है वो हमारे पास बात की। अब ये सारा आइडिया लिबरल फेमिनिज्म का 19th और 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो हमारे पास आया। और यहाँ पर जो है इन्होंने जब इस सिस्टम के ऊपर जो है वो बात की, तो अब यहाँ पर लिखें कि इसका हमारे पास फायदा क्या हुआ। सबसे पहले तो सफ्रेजिस्ट मूवमेंट जो है वो चली और फीमेल्स को जो है वो अपने यहाँ पर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलना शुरू हो गई। ठीक है, व्हाट दे डिड यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि खवातीन को हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल करियर्स के अंदर जगह मिली। और दूसरा जो है वो राइट टू वोट दिया गया। काइंडली नोट डाउन कीजिएगा कि 1893 में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने जो है वो खवातीन को राइट दिया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 19 सेंचुरी के अंदर जाके ये चीजें जो है वो स्टार्ट हुई। तो 1893 में पहले जो है सबसे न्यूजीलैंड वो कंट्री थी जिसने राइट टू वोट दिया। 1902 में जब हम आगे चले गए तो हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो फीमेल को राइट टू वोट जो है वो दे दिया। ठीक है, फिर 1918 में जाके यूनाइटेड किंगडम जो यूके है आपका, उसने आपको जो है वो राइट टू वोट दिया। और यूएस जो आजकल बहुत ज्यादा ये कहता है कि हम जो है वो फेमिनिस्ट हैं और वुमेन राइट्स की बात करते हैं, उसने सबसे लेट 1920 में जाकर जो है वो राइट टू वोट जो है वहां की जो फीमेल्स थी, सिटीजन थी, उनको जो है वो प्रोवाइड किया। ये डेट्स हैं एकदम, मैं फिर रिवाइज करती हूँ, आप नोट डाउन करें। 1893 में न्यूजीलैंड था, 1902 में ऑस्ट्रेलिया था, 1918 में यूके था, एंड देन 1920 में आपकी 19th अमेंडमेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर खवातीन को राइट टू वोट दिया। तो लिबरल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑन द होल हमारे पास ये था। इन तीन राइट्स पे बात की, किन किन ऑथर्स ने जो वो बात की, कब मिला, ये उसका क्या इम्पैक्ट था, आप करेंगे इस तरीके से आपका ये एक पूरा क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। अब रेडिकल का वर्ड सुनते ही आपको ये, अगर वो आपसे पूछे कि लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर फर्क क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। आप लोगों ने ये बात नोट करनी है कि रेडिकल फेमिनिज्म जो है ना, वो बात करता है, सॉरी लिबरल फेमिनिज्म है, वो कहते हैं कि सिस्टम के अंदर चेंज लेकर आए। रेडिकल, रेडिकल वर्ड सुनते ही आपको लगता है कि एक बहुत आउटरेजियस सी अप्रोच है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम बदल दें। तो डिफरेंस आपसे कब कल को कोई इंटरव्यू में जाके पूछे या आप पेपर में वो आपको कहता है एग्जामिनर कि आप डिफरेंस ड्रॉ करें, तो आप यहाँ पर उसको बताना स्टार्ट करेंगे कि लिबरल फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट द चेंज इन द सिस्टम। वो कहता है कि थ्रू रिफॉर्म्स जो है वो सिस्टम को चेंज किया जाए। ठीक है, और जबकि रेडिकल फेमिनिज्म उसके ऑपोजिट में क्या कहता है कि पूरा सिस्टम बदले। वो क्रिटिसाइज करता है। वो यहाँ पर क्या क्रिटिसिज्म जो है वो करता है, वो कहता है सोसाइटी के अंदर पेट्रियार्की है। पेट्रियार्की का कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो क्या है, कोई भी बताए जल्दी से। जी। रूल रूल ऑफ फादर। हाँ बिल्कुल, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो उसने यहाँ पर क्या क्रिटिसिज्म दिया, उसने क्रिटिसिज्म दिया कि जो पूरी की पूरी हमारी सोसाइटी है, ये क्या है, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो इस पूरी की पूरी सोसाइटी के सिस्टम को ही हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हम फेमिनिज्म की जो है वो बात करते हैं। अब रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर ना आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि आप लोगों का ऊपर किन किन राइट्स की बात की थी लिबरल फेमिनिज्म ने।
मरियम जहरा एंड मरियम, आप में से को बताए लिबरल फेमिनिज्म में वो क्या कह रहा था, कौन से राइट्स देने चाहिए? मैम एजुकेशन, पॉलिटिकल और जॉब्स हाँ बिल्कुल ठीक थ्रू है। रिफॉर्म्स, लॉ सिस्टम, ठीक है। बिग सिस्टम के उसने थ्रू। यहाँ पर ये बात की, अब वो जो है ना यहाँ पर आकर वो क्या कह रहा है कि वुमेन की जो ऑपरेशन है, जो सिस्टम में खराबी है, वो फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से है। कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस किस तरीके से सोसाइटी जो है वो जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती है, डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ा, कल्चर है, मीडिया है, सोशल ट्रेडिशन है। अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब सोसाइटी ने सिस्टम खराब किया है, तो हमें एज अ सोसाइटी को ही जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म की अप्रोच थी यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी, आप कुछ जो है वो स्कॉलर्स के नाम जो है वो यहाँ पर नोट करें, आप उसमें पेपर में लिखेंगे भी साथ साथ। सबसे पहले देखिए, मैरी डेली ने यहाँ पर बात की, ठीक है। और उसने अपनी किताब मेटा एथिक्स ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर जो बात की, और जो कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़े वही कॉन्सेप्ट उसने कहा कि जो एक हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारा जो है वो फीमेल के सिस्टम को जो है वो जो है वो शेप कर देते हैं। और ये लिबरल फेमिनिज्म हमने पढ़ा कि 19 सेंचुरी के जो है वो स्टार्ट के अंदर जो है वो उसकी बात होना शुरू हो गई। रेडिकल फेमिनिज्म हमने पढ़ा कब, उसकी बात हुई 1960s में जाके। बेसिकली जो है वो यूएस के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसको मिस अमेरिका प्रोटेस्ट जो है वो कहा गया, ठीक है। अब वहां से जो है वो खवातीन ने क्या, जो उनसे उनके रिलेटेड जो आइटम्स थी, जो मेकअप था, जो ड्रेसेस थे, उन्होंने उसको एक सिंबॉलिक तरीके से जो है वो वहां पर जलाया। और उन्होंने वहां पर जो है वो बात की कि वुमेन को जो है, यहाँ से उनकी डिबेट शिफ्ट हो गई कि उनकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी या उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी के राइट्स जो हैं वो भी जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है। तो 1960s के अंदर मैं साथ साथ जो है आपको दोनों का जो है वो कंपैरिजन भी करवा रही हूँ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन वो यूजुअली जो है वो आके पूछ लेता होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो डिबेट थोड़ी सी शिफ्ट होने स्टार्ट हो गई हमारे पास, हमारी ऑटोनॉमी के ऊपर, हमारी राइट के ऊपर। ये देखें, रिप्रोडक्टिव राइट्स की यहाँ पर वो बात कर रहा है कि आपकी स्टेरिलाइजेशन, आपकी बर्थ कंट्रोल और इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो डिबेट स्टार्ट हो गई। यानी कि अब वो कह रही हैं कि अब सिर्फ लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या हमें राइट टू वोट नहीं चाहिए, अब हमें जो है वो मेडिकल रिलेटेड जो है फीमेल ऑटोनॉमी है उसके हवाले से भी जो है वो राइट्स चाहिए। इस तरीके से रेडिकल फेमिनिज्म ने एक पूरे सिस्टम को जो है वो चैलेंज किया। और इसका क्रिटिसिज्म आपने दोनों फेमिनिज्म के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप लोगों ने साथ साथ देखना है। अगर लिबरल फेमिनिज्म का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा क्रिटिसिज्म बताऊं, तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो इनका ओवर एम्फोसिस है कि लीगल रिफॉर्म्स लेके आई जाएं। ये सिस्टम की खराबी की बात नहीं करते, ये कहते हैं कि सिर्फ जो है वो उसके अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आए। अब रिफॉर्म्स आनी क्यों है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, उसकी इन्होंने कोई बात नहीं की। तो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इसका ओवर एम्फोसिस है ऑन द लीगल रिफॉर्म, किसका, लिबरल फेमिनिज्म का। और दूसरी बात ये है, कल मैंने आप लोगों को इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कोई बताए इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या, जल्दी से। जी। ओके, आई आई अज्यूम कि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को भूल गए हैं। तो इंटरसेक्शनैलिटी का आइडिया बेसिकली क्वेयर थ्योरी से ओरिजिनेट हुआ था कि जेंडर जो है वो सिर्फ एक अलोन एक आइडेंटिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। वो डिफरेंट जो है वो रेसिज्म के साथ, क्लास के साथ और मल्टीपल रिलीजन, नेशनैलिटी और इस तरह की चीजों के साथ इंटरसेक्ट करता है। मैंने एंगल्स की एग्जांपल देके आपको बताया था कि वो उसके साथ उसका एक लिंक जो है वो हो जाता है। और लिबरल फेमिनिज्म का एक क्रिटिसिज्म आपके पास जो है वो ये है कि वो इंटरसेक्शनैलिटी की बात नहीं करता। वही क्रिटिसिज्म जो है वो इसी का भी है, रेडिकल फेमिनिज्म का। क्योंकि ये जो है वो कहता है कि पूरा सिस्टम चेंज कर दें, लेकिन इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर जो है वो इसने यहाँ पर बात नहीं की। तो साथ साथ आपने इनको भी जो है वो इन चीजों को साथ साथ देखना है, ये दोनों के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं। अब दूसरा इसका रेडिकल फेमिनिज्म का क्रिटिसिज्म ये था क्योंकि मेल फीमेल की प्रेफरेंसेस के ऊपर जो है वो यूजुअली बात करता है, और जो दूसरी क्लास ऑफ सोसाइटी है, ट्रांस और ये सब, इनके ऊपर जो है वो इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हमने दोनों टाइप्स पढ़ी, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म। एक दफा फिर क्विक सा ओवरव्यू का वो डिफरेंस पूछ ले, तो आप कहेंगे कि लिबरल जो है वो रिफॉर्म्स की बात करता है, जबकि रेडिकल क्या कहता है कि पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करें। लिबरल क्या करता है, आपको कॉन्सेप्ट देता है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल राइट्स का, जबकि रेडिकल फेमिनिज्म आपके ऑटोनॉमी, बॉडीली ऑटोनॉमी और इस जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर भी थोड़ी सी डिबेट को जो है वो शिफ्ट कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पर टाइप पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास क्या है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। अच्छा, यस नो कीजिएगा जरा, साथ साथ मुझे बताएं कि आप लोगों को मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। नहीं भी आता तो बताएं मुझे। नो मैम। ठीक है। तो अब इसको अंडरस्टैंड करना है, आप लोगों ने साथ साथ लिखने हैं पॉइंट्स। अभी सोशलिस्ट फेमिनिज्म को साइड पे रखें।
कैपिटलिज्म का वर्ड आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा अगर आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस है। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के ऊपर उसने पूरा पूरा 2025 में सवाल पूछा हुआ है। कार्ल मार्क्स की, अगर फिलोसोफर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अंदर आपसे सोशलिज्म और जो है वो मार्क्सिज्म के ऊपर बात करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी आप अंडरस्टैंड करें। एक हमारे पास आइडिया होता है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म का आइडिया क्या है? वो ये है कि जो सोसाइटी है उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन हो जाए, यानी स्टेट का कोई कंट्रोल ना हो इकोनॉमी के ऊपर। इंडिविजुअल्स जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं आम, इनकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हों और ये वेल्थ जनरेट करें और खुद ही जो है वो उसका इस्तेमाल करें। यानी कि कैपिटलिज्म को आप यहाँ पर हिंट लगाकर याद करें कि इट इज द आइडिया ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इन दी स्टेट, और स्टेट का यहाँ पर बहुत नेग्लिजिबल रोल होता है। कम्युनिज्म आप पढ़ेंगे, कम्युनिज्म आपको एरिस्टोटल की थ्योरी में भी मिलेगा, सोक्रेटिस और ये सारा मिलेगा। कम्युनिज्म का मतलब क्या है? ये कम्युनिटी से वर्ड आप जो है इसको याद रखेंगे। वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो ओनर हो और बाकी सब लोग जो हैं यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो काम करें। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो शेयर्ड हो, यानी कि हर बंदा जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हो। अब जल्दी से इसको देखेंगे। जो कैपिटलिज्म का बताया वो क्या था? प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। यानी कि एक इंडिविजुअल है, उसकी सारी वेल्थ है, वो जिस तरह मर्जी जो है वो इकोनॉमी जनरेट करे, जिस तरह मर्जी जो है वो पैसा खर्च करे। कम्युनिज्म क्या था? वो कम्युनिटी शेयरिंग की बात उसने की। अब आ जाते हैं सोशलिज्म के ऊपर। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि क्लास लेस सोसाइटी जो है वो क्रिएट की जाए। बर्जुआजीज और प्रोलेटरिएट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, अभी आपको सुनने में नया लग रहा होगा। क्या होता है यूजुअली? आम एग्जांपल आपको देती हूँ समझाने के लिए। एक इंडस्ट्री होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्री का मालिक होता है ना, वो काम तो अपने जो है वो वर्कर से करवाता है, लेकिन उनको पे नहीं करता। और जो इतना ज्यादा सरप्लस है, इतना ज्यादा जो प्रॉफिट जनरेट होता है, वो किसको जाता है बताएं मुझे? वो किसको जा रहा है? वर्कर को जा रहा है या फैक्ट्री ओनर को जा रहा है? मैम ऑनर को जाएगा ना। ऑनर बिल्कुल की। ओनर को जा रहा है। ठीक है। अब इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट के ऑपोजिट उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को क्लासलेस होना चाहिए। क्लासलेस से मुराद ये है कि अमीर गरीब का तबकाती फर्क, उर्दू में इसको कहते हैं, वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। सब इक्वल होने चाहिए, सबको इकोनॉमी के अंदर जो है वो इक्वल राइट मिलना चाहिए। ये है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, जो आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। अब सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या है? सोशलिस्ट फेमिनिज्म यही कह रहा है कि मेल और फीमेल, वहां पर वो ये बात कर रहा है कि आप ओनर की और वर्कर की कैटेगरी को खत्म करें। जब हम इसको इकोनॉमी का लेंस लगा के देखेंगे ना, या पॉलिटिकल साइंस का लेंस लगाकर देखेंगे, तो वो कह रहे हैं कि वर्कर की और जो मालिक है, फैक्ट्री ओनर है, उसके फर्क को खत्म करें। लेकिन जो ही हम इसको जेंडर के जो है वो अपने लेंस के साथ देखेंगे, तो वो क्या कह रहा है? अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद देखेंगे, वो कह रहे हैं कि मेल और फीमेल के जो फर्क आ रहा है, आप उसको जो है वो खत्म कर दें। ये उसका कोर आइडिया है। फोकसेस ऑन एंडिंग बोथ जेंडर इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इकोनॉमिक तो है ही है, वो कह रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी भी जो है वो खत्म करें। ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या जेंडर इनइक्वालिटी है, कि फीमेल को एज्यूम किया जाता है कि वो घर का काम करे सारा दिन, और वो कर रही है, और विदाउट जो है वो पेमेंट कर रही है। इसी तरह जो है वो फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, और वो लोअर वेजेस के ऊपर काम करें। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करें, वर्ल्ड बैंक की जो है वो ग्लोबल जो है वो जेंडर पे जो गैप रिपोर्ट है रिसेंट हमारे पास 2025 की, लिखे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्लोबल जेंडर पे गैप रिपोर्ट ऑफ 2025। वो ये कहती है कि फीमेल अर्न 20% लेस देन ऑफ मेल। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? ये साथ साथ नोट कर रहे हैं आप लोग ये पॉइंट्स? यस मैम। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल जेंडर पे गैप रिपोर्ट जो 2025 की हमारे पास अभी आई है, वो ये कहती है कि खवातीन जो हैं वो 20% कम कमाती हैं, कम उनको पे किया जाता है, सॉरी, एज कंपेयर टू मेल। अब यानी इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मैं आपको कहूं कि अमेरिका के अंदर अगर एक लड़का जो है वो $1 कमा रहा है, तो उसी काम के लिए, ठीक है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल कहीं काम करता है, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और उसको $1 मिल रहा है, तो उसकी निस्बत क्या है? अगर कोई फीमेल काम कर रही है, अब काम तो वो सेम ही कर रही है, बर्डन उसका उतना ही है, लेकिन उसको 80 सेंट्स दिए जाते हैं। तो आप इस तरह की रिपोर्ट डाल के उसको बताएंगे कि जो है वो इस तरह जो है वो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इसको कहते हैं, कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो देखा जा रहा है। अब सोशलिस्ट फेमिनिज्म में उन्होंने क्या कहा कि
एक तो फेयर वेजेस दी जाए। वेजेस क्या है कि जो आपको डेली बेसिस पे तनख्वाहें मिलती हैं, ये आपको इतनी तो दी जाए कि आपका गुजारा हो जाए। फिर मेटर्निटी लीव की भी उन्होंने बात की, यानी कि अब मेटर्निटी लीव आप सबको पता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो लीव दी जाती है, उन्होंने कहा कि ये भी मिलनी चाहिए और ये पेड होनी चाहिए। इसके ऊपर ये भी डिबेट थी। फिर लेबर राइट्स ऑफ वर्किंग वुमेन, यानी कि वो किसी ऐसी कंडीशन में काम ना करें जो उनके लिए नुकसानदेह हो। इकोनॉमिक, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर वो काम भी कर रही हैं, हाउस होल्ड भी वर्क है उनका, या आउटर जो है वो पब्लिक स्फेयर में भी उनका काम है, तो उनको क्या किया जाए कि एक प्रॉपर तरीके से जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू दी जाए, उतना ही जो है वो पे किया जाए। अब यहाँ पर जो है आप लोग इसको ऐड करें, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहे या सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहे तो वो सेम कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे क्या कि द ओरिजिन ऑफ फैमिली के जो है किताब का नाम है, इसके अंदर जो है वो ये ऑथर का नाम है एंजल्स। उसने यहाँ पर ये प्राइवेट और प्रॉपर्टी, उसने कहा कि जो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है यानी प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली खवातीन के लिए नुकसानदेह है। तो उसने इसके बरक्स क्या आइडिया दिया कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म का आइडिया लेकर आया जाए। और सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या है कि क्लासलेस सोसाइटी जो है वो जनरेट की जाए, मेल और फीमेल जो है वो दोनों बराबर हों, यानी कि अगर वो काम कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर या जेंडर लेंस के हवाले से, तो उनको इक्वल राइट दी जाए। तो ये आप लोगों ने ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर लेना है। अब मुझे कोई जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे के सोशलिस्ट फेमिनिज्म का आइडिया क्या है, जल्दी से बस 3-4 लाइंस में बताएं। मैम सोशलिस्ट में जो है ना प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट होता है कि नो स्टेट कंट्रोल, मतलब कोई भी इकोनॉमी को जो है स्टेट कंट्रोल नहीं करेगी, हर बंदा जो है ना अपना अलग अलग जो है ना काम कर सकता है। ये कैपिटलिज्म का आइडिया है। ये कैपिटलिज्म कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन हो। जी जी कम्युनिज्म, मैम, जी ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। कम्युनिज्म और कह रहा है कि सबके शेयर्ड रिसोर्सेज हो। और जी सोशलिज्म कह रहा है कि ना तो प्राइवेटाइजेशन हो ना तो शेयर्ड रिसोर्सेज हो, सोसाइटी में कोई क्लास ही ना हो, सबको ठीक है बराबर के हकूक जो है वो दी जाए ठीक है। इकोनॉमी में। और सोशलिस्ट में मैम जो है ना जेंडर इनक्वालिटी को ना एंड का होना चाहिए, मतलब खत्म हो जाना चाहिए। और जो मेल और फीमेल का जो फर्क है ना, एक डिफरेंस है, उसको भी मतलब हर दोनों को ना इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, अब मुझे, मैंने आपको एक रिपोर्ट का नाम बताया, कोई जल्दी से मुझे बताया वो किसकी रिपोर्ट थी, क्या थी। मैम वो वर्ल्ड बैंक की थी, ग्लोबल रिपोर्ट 2025 की। ठीक है, क्या कह रहा है वो रिपोर्ट। उसमें ये था कि फीमेल जो है ना 20% लेस अर्न करती है कंपैरिजन मेल की। ठीक है, ये साथ साथ आप लोगों ने ये देखना। अब सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, 2 मिनट में जल्दी से जो है वो इसका जो है वो क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। हर फेमिनिज्म का कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म किसी ने बनाया हुआ है। उन्होंने यहाँ पर बात की कि डिफरेंट ऑथर्स जो है वो इसके बाद है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है सोशलिस्ट फेमिनिज्म सिर्फ इकोनॉमी की बात करता है। हालांकि अगर खवातीन को देखा जाए तो उनको सब्जुगेशन के और बहुत सारे जरिए हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस है, चाइल्ड लेबर है, आप देखते हैं कि ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म, दूसरे थ्योरिस्ट ने, कि ये एक एक वेल बैलेंस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसकी सिर्फ डोमेन इकोनॉमी है और ये बाकी चीजों के ऊपर जो है वो बात नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो आप इसको जो है वो इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं और साथ ये भी बता सकते हैं कि ये अब पेट्रियार्की के ऊपर बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बात कर रहा है, कल्चर और आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो इसकी नहीं है। तो इस तरीके से आपने साथ साथ इसके थोड़े थोड़े क्रिटिसिज्म्स भी जो है वो ऐड करते जाने हैं कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो अपना बनाने के लिए। अब हम लोगों ने लिबरल फेमिनिज्म कर लिया, रेडिकल फेमिनिज्म कर लिया, सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है वो हम लोगों ने किया। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पर आइडिया पढ़ेंगे वो है हमारे पास साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म का। ठीक है, अब साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है ना, कल मैंने आप लोगों को एक थ्योरी पढ़ाई थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। किसी को याद है? वो नहीं भी याद तो मुझे बता दें ताकि हम चीजों को रिलेट करके पढ़ें। कल हमने एक थ्योरी पढ़ी थी सोशल कंस्ट्रक्शन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, रिवाइज किया आप लोगों ने लेक्चर? मैम रिवाइज किया था, अगर आप थोड़ा सा फिर। ठीक है, इस तरह मुझे आइडिया हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने बेसिकली पढ़ा था जी माफिया। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम लोगों ने कल थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो यहाँ पर हमने ये बात की थी कि एक बच्चा है वो डिफरेंट 3-4 स्टेजेस से अपनी लाइफ के अंदर गुजरता है
और वो वहां से अपनी जेंडर की एक आइडेंटिटी बना लेता है। ये कॉग्नाइटिव डेवलपमेंट है, यानी कि उसका ब्रेन किस तरीके से जो है वो डेवलप हो रहा है, और वो खुद ब खुद अनकॉन्शियसनेस में उसके ये चीजें आ रही हैं कि वो मेल की कैटेगरी में है या फीमेल की कैटेगरी में है, सोसाइटी मल्टीपल टूल्स के थ्रू, जिसमें हमने कहा था कि टॉयज हैं, कलर्स हैं, उसका हेयर कट है, उसकी ड्रेसिंग है, हमने ये सारी जो है वो बात की थी। अब साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म भी जो हमारे पास है ना, ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, ठीक है, और ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इसके ऊपर बात करता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म के अंदर। ये देखें, ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है और ये ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात करती है। अब ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स का आइडिया बेसिकली क्या है, वो कहता है कि एक बच्चा जब अपने चाइल्डहुड की स्टेज के अंदर होता है, जेंडर लेंस से देखा जाए तो वो अपने से ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है। अब इसको उसने एक एज ए किड कैसे एक्सप्लेन किया है, जो उसके फिलोसोफर ने, स्कॉलर ने, उसने ये कहा कि एक फीमेल अगर एक गर्ल है, वो एज ए किड बॉर्न हुई है, तो वो अपने फादर के साथ जो है वो ज्यादा एसोसिएशन करेगी, और जो एक बॉय है वो अपनी मदर के साथ जो है वो ज्यादा एसोसिएशन करेगा अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन जो जो उसकी एज जो है वो बढ़ती जाएगी, वो ग्रो अप करता जाएगा, वो सोसाइटी के डिफरेंट टर्म्स को जो है वो निगेट करेगा, और वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि वो मेल है और वो फीमेल है। ये बेसिकली उनकी एक डेवलपमेंट स्टेजेस की जो है वो उसने यहाँ पर बात की है ऑर्डिपल कॉम्प्लेक्स की थ्योरी के साथ। अब यहाँ पर देखें कि ये फेमिनिज्म का जो आपके पास आइडिया आता है, ये क्या कहता है, ये कल वाली बात ही कर रहा है जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि जेंडर रोल्स डेवलप फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। यानी कि जब छोटे होते हैं हम वो चीजें ऑब्जर्व अपनी फैमिली के अंदर करते हैं। मैंने आपको टेक्स्ट बुक की भी एग्जांपल दी थी कि हम छोटे बच्चों को ये पोएम्स पढ़ाते हैं, चीजें पढ़ाते हैं, उसके अंदर दिखाया जाता है कि अच्छा वो छोटी बच्ची है वो डॉल के साथ खेल रही है, लड़का है वो इस किस्म के टॉयज के साथ खेल रहा है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उनके जो है वो एक सोशलाइजेशन का जो है वो होती है, और इस तरीके से वो अपनी जेंडर आइडेंटिटीज को जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर वो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ऑथर का मैंने आपको नाम स्कॉलर का दिखाया, तो उसने यहाँ पर कहा कि इमोशनल फैक्टर्स भी जो है वो इसको जो है वो हमारे पास जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो कर रहे होते हैं, और इस तरीके से हमारी फैमिली की अपब्रिंगिंग जो है, हमारी जो सोसाइटी है, ये किस तरीके से हमें बता देती है कि हम लोगों ने जो है वो अपने आप को कैटेगराइज करना है किस तरीके के अंदर। तो ये साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट था, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। यहाँ पर ये मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर लें कि ये हमारे पास किसने दिया, ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स। ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स आप लोगों को समझ आया, यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो अगर वो गर्ल है तो अपने फादर के साथ एसोसिएशन जो है वो फील करती है, और अगर बेबी बॉय होता है तो वो अपनी मदर के साथ अर्ली डेवलपमेंट में जो है वो एसोसिएशन जो है वो फील करती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी जो है वो उनको कैटेगराइज जो है वो कर देती है कि वो किस तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो फर्दर देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक सवाल ये बनता है कि किस तरीके से साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है वो सोसाइटी के अंदर एक सब ऑर्डिनेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो पैदा कर रहा है, यानी कि वो किस तरीके से फीमेल को जो है वो सब ऑर्डिनेट कर रहा है। ये पास्ट पेपर में उसने पूछा भी हुआ है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी को जो है वो एक्सप्लेन करें और बताएं कि किस तरीके से ये खवातीन को सब ऑर्डिनेट कर रहा है। सब ऑर्डिनेट का मतलब आ जाए तो ये होता है कि कमतर किसी को जो है वो महसूस करवाना है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आया। उसने कहा कि मेल जो है, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि सोसाइटी जो है वो मेल और फीमेल को कैटेगराइज कर रही है। अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो पेट्रियार्की खुद है, इंटरनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की जिसको आप कहते हैं, कि वो खुद ही फीमेल को जो है वो सबऑर्डिनेट कर रही है। यानी कि एक लड़का जब बड़ा होता जा रहा है वो देख रहा है कि उसका फादर है घर के अंदर, वो किस तरह से डोमिनेटिंग पोजीशन जो है वो होल्ड कर रहा है, तो क्या ऐसा नहीं है कि वो वक्त के साथ ये चीजें लर्न करेगा, और जब वो खुद एक नई फैमिली बनाएगा, वो आगे जाएगा, तो ये चीजें जनरेशन के अंदर जो है वो रन करना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म के अंदर ये बात की गई कि किस तरह से पेट्रियार्की हमारे जो है जेंडर रोल्स असाइन किए गए हैं वो खवातीन को सबऑर्डिनेट करती हैं, यानी कि उनको जो है वो कमतर जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। दूसरी तरह से आप देखें कि फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब फैमिली स्ट्रक्चर में क्या है, वुमेन को कहा जाता है कि हाउस होल्ड के वर्क करें, ये केयर गिविंग है, ये चाइल्ड बर्थ के काम जो है वो करती हैं। तो क्या आप मुझे बताएं कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को इन्हीं रोल्स के अंदर एसोसिएट करने से क्या उनकी सबऑर्डिनेशन नहीं हो रही? जी बताएं। जी बिल्कुल मैम, हो रही है।
हो रही है ना। आप देखो कि हमने कहा कि एक बच्चा छोटे होते से वो चीजें सीख रहा है, तो जब अब बड़े हो गए तो वो कैटेगराइज हो गया कि मेल है इसकी यही डोमेन हो गई, वही कल जो बातें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में की, और फीमेल है तो इसकी यही जो है वो कैटेगराइजेशन हो गई। तो इन सारी कैटेगराइजेशन से हमने कहा कि फीमेल सब ऑर्डिनेट हो रही है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है क्यों हो रही है, पहला पॉइंट बताएंगे कि पेट्रियार्की के थ्रू हो रहे हैं। आपका न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर से मुराद है कि ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर जो है, जो कह देता है कि नहीं, खवातीन रिप्रोडक्शन जो है वो करेंगी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में होंगे, घरेलू कामों के जो है वो उन चीजों को देखेंगी। बच्ची बड़ी होना शुरू होती है, उसको डोमेस्टिक वर्क जो है वो साइन है, क्लीनिंग, कुकिंग, स्वीपिंग, ये सारी चीजें जो है वो देना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम बताएंगे कि वो इनको जो है वो सबऑर्डिनेट कर रहा है। और साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म की पूरी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, ये वो सोसाइटी को ही ब्लेम कर रहा है, वो पूरे स्ट्रक्चर को ही जो है वो ब्लेम कर रहा है कि ये जो है वो हमारे पास इस तरीके से जो है वो एक फीमेल जो है वो सबऑर्डिनेशन की बात करता है। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पर जो हमने रेडिकल का वो कवर किया, लिबरल फेमिनिज्म को जो है वो कवर किया, सोशलिस्ट को जो है वो कवर किया, और अब हम लोगों ने साइको एनालिटिकल को देखा जो कि एक सबकॉन्शियस माइंड के साथ लेकर किस तरीके से उसको सोसाइटी के साथ जो है वो जनरेट करके नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बात करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडिया पोस्ट मॉडर्न जो है वो फेमिनिज्म का। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है ना, ये सारी चीजें, अब आप फेमिनिज्म की जब भी आप यहाँ पर बात करेंगे ना, आपने देखना है कि आपको यही चीज पता लगती जाएगी कि उसकी क्रिटिसिज्म सारी है ही इस चीज के ऊपर कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है हमारे पास मैन और वुमेन की, या उनको जो ट्रेडिशनल रोल जो है वो साइन किए गए हैं, इसके ऊपर ये बहस करेगा, और इसी के आइडिया को जो है ये बिल्कुल यहाँ पर निगेट करेगा। अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म हमारे पास क्या कहता है कि वो ही कल वाली सारी बात आपको सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की जो है वो बात कर दे, उससे रिलेट करके पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की बात कर दे, वो तकरीबन सेम ही कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब यहाँ पर कहेंगे कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, नॉट कंप्लीटली नेचुरल और फिक्स। मुझे बताएं, कल मैंने आपको कुछ थ्योरीज बताई थी कि जेंडर की नेचुरल उसके हवाले से वो क्या क्या थ्योरीज थी, कोई उसमें से आपको कुछ कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन करें मुझे जल्दी जल्दी, तीनों जो स्टूडेंट है वो एक एक आप मुझे बताएं। कल हमने पढ़ा था, पहले हमने आइडिया पढ़ा था कि जेंडर जो है वो नेचुरली डिटर्मिन्ड है, तो उसमें क्या क्या बातें थी हमारे पास, किस तरह हमने उसको कहा था कि यस जेंडर इज नेचुरली डिटर्मिन्ड। जी। मैम क्रोमोसोमल थ्योरी थी, क्रोमोसोम और ब्रेन। ठीक है। थर्ड हार्मोनल। ठीक है। तैयबा नूर, आप बताएं, आप कल की क्लास में थी तो आपने क्या जो है वो वहां पे अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई थी कि किस तरीके से जो है वो जेंडर हम कहते हैं कि नेचुरल जो है वो एक फिनोमेना है। जी। मैम ब्रेन डेवलपमेंट थ्योरी थी हमारे पास। आप थोड़ा सा लाउड बोले, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। माफिया, आप बताएं, कल का थोड़ा सा मैम लेक्चर रिवाइज ब्रेन करें। डेवलपमेंट थ्योरी थी और साथ हार्मोनल इन्फ्लुएंस थ्योरी थी। हार्मोनल इन्फ्लुएंस थ्योरी क्या कहती थी? मैम कि हमारे पास हार्मोन्स डिफरेंट है, फीमेल्स में हमारे पास ऑक्सीटोसिन है और मेल्स में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन्स हैं। तो डिफरेंट हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से ये नेचर ने ना हमें डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, और माफिया आप मुझे बताएं कि ब्रेन डेवलपमेंट थ्योरी ने क्या बात की थी? मरियम, आप। जी। ओके, हार्मोनल इन्फ्लुएंस थ्योरी थी जिसमें उसने कहा कि एस्ट्रोजन जो है, प्रोजेस्टेरॉन है, ऑक्सीटोसिन है, ये फीमेल डोमिनेटेड हार्मोन्स है, दूसरी तरफ टेस्टोस्टेरोन है, इससे क्या होता है मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अंदर आ जाते हैं। और इसी तरह जो है वो कह रहे हैं कि आपके हार्मोन्स डिटरमिन करते हैं कि आपका जेंडर क्या है, ना कि सोसाइटी। फिर हमने ब्रेन डेवलपमेंट थ्योरी की जो है वो बात की, उसने कहा ब्रेन स्ट्रक्चर, कॉर्पस कैलोसम को देखा, हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर जो है, हेमिस्फेयर ब्रेन्स के, ये मेल और फीमेल के अंदर जो है वो डिफरेंट होते हैं, और इस तरीके
तरीके से उसने कहा कि ब्रेन ही क्योंकि इस तरह से डेवलप हुआ है तो आपका जो है वो जेंडर भी यही डिटरमिन कर रहा है, ना कि सोसाइटी। फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताया, नेचुरल सिलेक्शन का एक आइडिया एक्सप्लेन किया था कि नेचर किस तरह से सिलेक्ट करती है, जिसमें एक एग्जांपल थी कि अर्लियर टाइम्स के अंदर जो है वो मेल डोमिनेटेड वर्क था, वो क्या करते थे, जंगलों में जाते थे, लकड़ियां काटते थे और इस तरह के जो है वो काम करते थे, और फीमेल को अज्यूम किया जाता था कि ये घर के अंदर है, एक चार दीवारी वाला कॉन्सेप्ट था। और उसने कहा कि इस तरह से नेचर ने ही जो है वो इनको सिलेक्ट किया हुआ है कि एक जो है वो ये वाला काम करे और दूसरा जो है वो ये वाला काम करे। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात की कि नेचर नेचुरली जो है वो सिलेक्टेड है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो है हमने डिफरेंट जो है वो थ्योरीज दी, ठीक है, और हमने कहा कि नहीं, नेचर तो हमारे पास सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मुझे बताएं इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो थ्योरीज थी, जल्दी जल्दी, जो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मरियम एंड माफिया, आप लोग मुझे बताएं क्या थ्योरीज थी इसके अंदर कि जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ओके मरियम ज़ाहरा, आप जल्दी से क्विकली इसको रिवाइज करो कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, क्या थ्योरीज थी उसमें। तैयबा नूर जी। मैम क्रोमोसोमल थ्योरी थी, ब्रेन डेवलपमेंट थ्योरी थी, हार्मोनल इन्फ्लुएंस थ्योरी थी। नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, तो सोशली कंस्ट्रक्टेड में क्या थ्योरीज थी? ये तो नेचुरल सिलेक्शन में थी कि नेचर डिटरमाइन कर रही है, सोसाइटी के लिए क्या थ्योरीज थी? सोशल लर्निंग थ्योरी, जेंडर रोल थ्योरी, जेंडर परफॉर्मेलिटी, सोशल लर्निंग थ्योरी डूइंग क्या जेंडर कहती है? ड्यूटी। जल्दी जल्दी 2 लाइनों में बताएं। जैसे वो एक बेबी गर्ल और बेबी बॉय के कपड़ों से और उसके वो हेयर कट वगैरह से उसको वो किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये इसके। सोशल लर्निंग थ्योरी बेसिकली ये है, लर्निंग से आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरीके से हम डिफरेंट बिहेवियर्स और पैटर्न्स को लर्न करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसके अंदर स्टेजेस बताई थी, अगर आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखी हो कि क्या थी। ऑब्जर्वेशन की स्टेज आती है, देन इमिटेशन की स्टेज आती है, पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, देन आप इमिटेट कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन थर्ड स्टेज जो होती है वो आपकी री की स्टेज होती है, और फिर आप उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी सोशल लर्निंग की थ्योरी थी, आपने लर्न किया सोसाइटी में से क्या चीजें, वो बात आ गई। फिर आपकी जेंडर परफॉर्मेटिव, डूइंग जेंडर, या आप जो वो रोज जो आपको साइन कर रहा है वो परफॉर्म करें, और आप रिपीटेडली जब वो परफॉर्म करते जा रहे हैं तो वो आपके आइडेंटिटी का हिस्सा है। और बताने का, रिवाइज करवाने का मकसद ये था कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म यही सारी चीजों के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि जेंडर जो है वो नेचुरल या फिक्स नहीं है, सोसाइटी उसको कंस्ट्रक्ट करती है। अब नेचुरल नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इसका ये मतलब भी है कि वो क्वेयर के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात कर रहा है। और क्वेयर का कॉन्सेप्ट क्या था, शॉर्ट रिवीजन के लिए, कि जेंडर इज फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड मैंने आपको बताया था कि एक जिस तरह किसी भी कंटेनर की जो है वो शेप ले लेता है, उसने कहा कि जेंडर भी जो है वो कोई भी शेप जो है वो आ सकता है, कि ये जरूरी नहीं है कि वो मेल और फीमेल की कैटेगरी के अंदर जो है वो आया जाए। फिर इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसने यहाँ पर इसको इजी टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है कि लोग डिफरेंट जो है वो अपने कल्चर, क्लास, रेस और आइडेंटिटी और इन सब की वजह से उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। तो ये क्वेयर थ्योरी की भी बात यहाँ पर हो रही है कि इंटरसेक्शनैलिटी है, देयर इज नो सिंगल यूनिवर्स एक्सपीरियंस ऑफ वुमेनहुड। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह व्हाइट वुमेन है यूएसए के अंदर है, एक ब्लैक वुमेन है अफ्रीका के अंदर है, दोनों के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, और वो डिफरेंट तरीके से जो है सोसाइटी उनको परसीव करेगी और वो सोसाइटी को देखेंगी। तो कल हमने जो एक सोशल कंस्ट्रक्शन की डिबेट पढ़ी, वो सारी डिबेट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के ऊपर ही जो है वो आ जाती है। अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ने उसने क्या कहा, कि क्या किया, उसने ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स और लेबल को क्वेश्चन किया। कैसे क्वेश्चन किया? उसने कहा भाई नहीं, मेल और फीमेल नहीं होते, LGBTQ का कॉन्सेप्ट जो बताया था, क्वियर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो इसको भी जो है वो बीच में ले आया। प्रोमोटेड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन आइडेंटिटी, किस तरह एक्सेप्टेंस आई? उसने कहा कि हमने कल डिफरेंट टर्म्स पढ़ी थी कि ट्रांस भी हो सकते हैं आप बाइनरी भी हो सकते हैं, यानी कि आप मेल और फीमेल दोनों भी अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं, आप किसी एक कैटेगरी में भी जा सकते हैं, और आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी से ऑपोजिट भी जा सकते हैं। तो उसने एक्सेप्ट किया आपकी डाइवर्सिटी और एक्सप्रेशन को, और इंकरेज पीपल टू चैलेंज द स्टीरियोटाइप्स। ये यहाँ पे रिलेट हुआ, ऊपर मैंने आपको भी कीवर्ड पढ़ाया था जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, जिसने कहा कि हम जो है ट्रेडिशनल रोल्स जो है वो एज्यूम कर लेते हैं मेल और फीमेल के। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ने इस डिबेट के साथ कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, इस सारे जो है वो स्टीरियोटाइप के सिस्टम को जो है वो चैलेंज किया।
अब हमारे पास जो आज की लास्ट टाइप हमने देखनी है वो मेन फेमिनिज्म है। मेन एंड फेमिनिज्म कह देगा, या मस्कुलिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन फेमिनिज्म स्टडीज जो है वो कह देगा। तो अच्छा, यूजुअली आप देखें कि अगर आप कॉमन कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आप कहते हैं कि फेमिनिज्म को सिर्फ जो है वो एसोसिएट किया जाता है फीमेल्स के साथ। ऐसा नहीं है। लेटर ऑन जब चीजें इवॉल्व करती चली गई, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, क्वियर थ्योरी का आया, एलजीबीटीक्यू का आया, और मल्टीपल आइडेंटिटीज जब आना शुरू हुई, तो फिर उसके साथ साथ मेन फेमिनिज्म की कैटेगरी भी आ गई। अब आसान अल्फाज में इसको आप समझे, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि मेन फेमिनिज्म जो है ना, वो कह रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है। अगर पेट्रियार्की है तो जरूरी नहीं है कि वो खवातीन को भी जो है वो हमारे पास जो है इम्पैक्ट करे। वो कहीं ना कहीं जो है वो मेल्स को भी जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। अब सोसाइटी मेल्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी, इसकी कॉमन एग्जांपल आप यहाँ पर लें कि मेन के कुछ सर्टेन मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज्यूम किए जाते हैं, जैसा कि हमने कल भी बात की। कहा जाता है कि वो स्ट्रांग होते हैं, मेन नेवर क्राई, ठीक है, और डोमिनेंट होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं, और प्रोवाइडर्स ऑफ द फैमिली होते हैं। क्या सोसाइटी यही जो है वो रोल्स अज्यूम करती है? अब उसने कहा कि जब वो ये रोल्स अज्यूम कर लेती है तो वो एक बीइंग अ ह्यूमन, जो उनकी एक इमोशनल साइड है, उसको जो है वो इग्नोर कर देती है। और उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं, उन्हें तो सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग, एक अन इमोशनल, ठीक है, और एक डोमिनेंट और एक एग्रेसिव तरीके से ही जो है वो रहना है। और सोसाइटी उनको फिर इसके साथ साथ ये भी सिखा देती है, क्योंकि आप स्ट्रांग हैं, आप अनइमोशनल हैं, तो वो जेंडर बेस्ड ऑपरेशन के अंदर भी जो है वो अपना रोल जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर मेन फेमिनिज्म के आइडिया ने कहा कि फेमिनिज्म जो है, जो सॉरी जो जेंडर इक्वालिटी है आपकी सोसाइटी के अंदर, वो मेल और फीमेल दोनों को जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। तो फेमिनिज्म के अंदर सिर्फ मेल्स फीमेल्स को जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मेल्स को भी कहीं ना कहीं जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि जो उनकी एक मेंटल हेल्थ की साइड है, जो उनकी एक इमोशनल साइड है, उसको जो है वो इग्नोर ना किया जाए। अब ये एग्जांपल्स देखें कि बॉयज बीइंग टोल्ड दैट डोंट क्राई, चाहे उनके ऊपर कितनी बड़ी कोई मुसीबत आ जाए, कुछ भी इशू बन जाए, सोसाइटी यही अज्यूम करती है, और उनकी इमोशनल हेल्थ जो है इस वजह से उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आ जाता है। अब उनको एक सर्टेन एज होती है कि वो 24 25 पर जाते हैं, तो वो एक किस्म का फाइनेंशियल प्रेशर है, वो अनकॉन्शियस माइंड में फील करना शुरू कर देते हैं कि उनको जो है वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब वो क्यों लेनी है? क्योंकि वो सोसाइटल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है, अब सोसाइटी ने कहा है कि उनको लेनी ही लेनी है, तो वो उनके ऊपर इस चीज का जो है वो इम्पैक्ट आ जाता है। इसलिए ये जो है मेन फेमिनिज्म का आइडिया है, इन्होंने क्या कहा कि जहां हम लोग फीमेल के राइट की जो है वो बात कर रहे हैं, वहां पर हम मेल राइट्स की जो है उसकी भी जो है वो बात करें। तो उन्होंने इन स्टीरियोटाइप्स को जो है वो यहाँ पर चैलेंज करना शुरू कर दिया। चैलेंज इसलिए किया कि फेमिनिज्म, यहाँ पर उसने कहा कि सिर्फ बात फीमेल्स के राइट की नहीं है, ये दोनों की है। देखिए, मेंस कॉन्शियस रेजिंग ग्रुप, ऊपर मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, वो क्या थी? वो ये थी कि जब ऊपर वो फेमिनिज्म के आइडिया के साथ वो ये थी कि जब खवातीन ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि सोसाइटी के अंदर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, तो अपने राइट्स के लिए जो है वो खड़ा होना शुरू हो गई। इसी तरह मेंस फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये 20th सेंचुरी के अंदर आया, मेंस कॉन्शियस रेजिंग ग्रुप, 1970 के अंदर जाकर जो है वो मेल ने भी इस चीज को रियलाइज किया कि सिर्फ जो है ये सोसाइटी ऑन द होल जेंडर को कंस्ट्रक्ट करके वुमेन राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर रही, बल्कि मेन राइट को भी जो है वो इन्फ्रिंज कर रही है। और इस तरीके से जो है वो एक जो है वो प्रोटेस्ट उन्होंने जो है वो करना शुरू किए, और वो अपने हकूक के लिए जो है वो यहाँ पर आकर खड़े हुए। और इस तरह जो है वो मेन फेमिनिज्म का आइडिया, इसके कुछ जो है वो आप यहाँ पे स्कॉलर्स वगैरह के नाम ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे मेंस कॉन्शियस रेजिंग ग्रुप है, इस प्रोटेस्ट का नाम लिखेंगे 1970, और जो है वो आप इसके ऊपर बात करेंगे। अब इसके अंदर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि उन्होंने किस किस तरीके से जो है वो काम किया। 1970 के अंदर ना यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रोटेस्ट हुआ, मेंस अगेंस्ट सेक्सिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ फीमेल्स नहीं थी, उन्होंने मेल भी यहाँ पर इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मेन अगेंस्ट सेक्सिज्म जो हमारे पास प्रोटेस्ट हुआ, उसमें उन्होंने बात की कि किस तरह से मेल डोमिनेंस है या उनका बिहेवियर जो है, वो उनकी एक ट्रेडिशनल जो एक रोल जो उनको दिए गए हैं, ये किस तरह से जो है वो वुमेन को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की 1970 के इस कंपेन के थ्रू जो है वो खुद के लिए जो बनाए गए सोसाइटी के नॉर्म्स थे उनको चैलेंज किया। क्यों चैलेंज किया? ताकि फीमेल राइट्स भी दिए जाएं, और जो उनके बारे में स्टीरियोटाइप्स है और उनको भी चैलेंज किया जाए। ये तो हमने बात की यूएस की। इसके अलावा 1970 में यूके में भी एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसको कहते हैं मेंस लिबरेशन मूवमेंट, ठीक है।
वहां पर भी उन्होंने जो है वो सेम बातें की कि ये जो एग्रेशन के जो हमारे साथ कॉन्सेप्ट जोड़े गए हैं, हमारे साथ अनइमोशनल होने के आइडियाज जो है वो छोड़े गए हैं, उनको जो है सोसाइटी से खत्म किया जाए। लिबरेशन मूवमेंट से मुराद क्या है? आजादी की तहरीक जो है वो हमारे पास, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो सोसाइटी ने हमें एक रोल दे दिया कि हम स्ट्रांग हैं, हम प्रोवाइडर्स ऑफ द फैमिली हैं, हमारे ऊपर इमोशनल चीजें जो है वो इम्पैक्ट नहीं करती। मेन लिबरेशन मूवमेंट यानी कि इस आजादी की तहरीक में 1970 में उन्होंने यूके के अंदर इस चीज को क्वेश्चन किया कि ये सब चीजें जो है वो सोसाइटी को चेंज कर देनी चाहिए। सही है। तो ये था हमारे पास मेंस फेमिनिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसका फायदा ये था कि ये एक वुमेन राइट्स को भी सपोर्ट कर रहा था और मेल के स्टीरियोटाइप्स को भी चैलेंज कर रहा था। इसका इम्पैक्ट यही था। ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं। और इसकी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि ये टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी यही वाली बात है जो मैंने आपको बताई कि उनको डोमिनेंट है, वो पेट्रियार्कल हो गए हैं, और वो इस तरीके से जो है वो फीमेल के ऊपर जो है वो एक जोर अपना जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये उनकी जो टॉक्सिक ट्रेट है, उन्होंने इसको जो है वो खत्म किया। इस तरीके से वॉयलेंस को जो है वो खत्म किया, फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, इन सारी चीजों को जो है वो जो है वो खत्म किया। अब इसके ऊपर ना किसी ने एक शॉर्ट सा क्रिटिसिज्म ये दिया कि अगर हम फीमेल जो है वो फेमिनिज्म की बात ही यूजुअली करते हैं 90%, और अगर हम मेन फेमिनिज्म का आइडिया ले आएंगे ना, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना फिर मेन जो है वो डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि फिर लोग उनकी जो है वो मूवमेंट को जो है वो ज्यादा वैल्यू दी जाए और फिर खवातीन के राइट्स का सवाल जो है वो फिर कहीं ना कहीं दब जाए। तो किस थ्योरिस्ट ने इसके बारे में जो है वो ये एक क्रिटिसिज्म जो है वो दिया। और इंटरसेक्शनैलिटी का पॉइंट ना आपने हर जगह डालना है, हर किसी फेमिनिज्म की टाइप के अंदर, कि ये कहीं ना कहीं से हमारी इंटरसेक्शनल अप्रोच को जो है, यानी कि किस तरह से जेंडर आइडेंटिटीज, रेस, क्लास और इन चीजों के साथ करती हैं, उसको जो है वो निगेट कर देता है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म थी। हम लोग 5 मिनट्स का एक क्विक सेशन करते हैं। आप लोग उसमें पूछूंगी, आप लोगों ने मुझे बताना है, आपने नोट्स भी बनाए हैं, जल्दी जल्दी बताएं कि जो है हमारा पहला कॉन्सेप्ट लिबरल फेमिनिज्म, वो क्या है, किस चीजों के ऊपर बात करता है। मरियम जहरा आप बताएं जल्दी से। मैम लिबरल में ना फीमेल्स के लिए जो है ना उनको ना जैसे अलग डिपार्टमेंट्स हैं, पॉलिटिकल है या एजुकेशन है, तो उनके उसके अंदर ना उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन थ्रू रिफॉर्म्स या लॉज। ठीक है। और मतलब कई बार जी जी बोले बोले। सिस्टम में चेंज लाना चाहिए, पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहिए। सिस्टम में चेंज, सिस्टम को चेंज नहीं करना, सिस्टम के सिर्फ अंदर जो है सिस्टम वो द चेंज चेंज लाना चेंज है। करना जी। हाँ, थ्रू रिफॉर्म्स, यानी ये वो थ्रू ये नहीं कह रहा है कि रिफॉर्म्स पूरा सिस्टम बदले, वो ये जी कह रहा है कि जो इसमें थोड़े बहुत इश्यूज हैं, जो फ्लॉज हैं, गैप्स हैं, उनको जो है वो आप कवर करें। किस जी तरह कवर करें? उसने कहा कि कानून बनाए, लॉज जी बनाए, रिफॉर्म्स लेकर आए। जी। ठीक है। और राइट टू वोट के बारे में मैंने आप लोग को लिखवाया था कुछ, कि कब कब जो है वो दिया गया इसके थ्रू, जो है वो माफिया, आप मुझे बताओ कि किस किस ईयर में, किस किस कंट्री में जो है वो राइट टू वोट दिया गया। 1893 में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दिया था। फिर 1982 में यूके ने। और 19 जी जी बोलो। 1920 में सबसे लास्ट पे यूएस ने दिया था। अच्छा, आप ठीक करो अपने नोट्स में डेट्स को। 1893 में न्यूजीलैंड ने दिया, 1902 में, 1902 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने दिया, 1918 में, 1918 में जो है वो यूके ने दिया, एंड देन 1920 में जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया। तो ये डेट्स आप अपनी करेक्ट करो। ऑस्ट्रेलिया, ओके। 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने, सब 1918 एक में यूके ने, और सब एक यूएस ने दफा दोबारा 1920 जो में। है वो अपने नोट्स में चेक कर लें इसको। 1893 में न्यूजीलैंड ने राइट टू वोट दिया, 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने दिया, 1918 में यूके ने दिया, एंड 1920 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया। ओके। तैयबा नूर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेडिकल फेमिनिज्म? मैम इसमें ये था कि हमने इक्वल राइट्स फीमेल और मेल्स को मिलने चाहिए, फीमेल्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एज मेल, और सिस्टम में चेंज करना चाहिए ठीक है। प्रॉपर। जो से ना जैसे उसमें ये था कि हमने पूरे सिस्टम को नहीं चेंज करना, लेकिन रेडिकल में था कि हमने सिस्टम को चेंज करना है। हाँ ठीक है। आपने जो है वो सिस्टम को जो है वो चेंज करना है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप थी?
आप सोशलिस्ट। बता हाँ मरियम, आप बताएं सबसे पहले मुझे, आप बताओ कि कैपिटलिज्म का आइडिया क्या है और फिर सोशलिस्ट का आइडिया क्या है, उसको आप एक्सप्लेन करो। मरियम जो, एक तो मरियम ज़ाहरा है आपका होगा, जो दूसरी वाली मरियम है। मैम कैपिटलाइजेशन जो होती है उसमें पावर यानी जो प्राइवेटाइजेशन होती है, मतलब एक इंडिविजुअल है या कुछ लोग हैं उनके पास अपनी अपनी पावर होती है, उनके पास वेल्थ होती है, वो जितनी वेल्थ चाहें कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यूएसए इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो सोशलिस्ट है ना, सोशलिस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म बेसिकली क्या होता है कि जिसमें स्टेट के पास जो होता है वो सारा कंट्रोल होता है, इंडिविजुअल के पास कंट्रोल नहीं होता। तो सोशलिज्म जो है उसी से, कम्युनिज्म से निकला है। इसमें भी स्टेट के पास कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें जो है कुछ हद तक थोड़ी बहुत इंडिविजुअलिटी भी होती है। मैम क्लासलेस मुझे सोसाइटी प्लीज। की आप बेसिकली कहेंगे कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आप कार्ल मार्क्स वगैरह की थ्योरीज आगे पॉलिटिकल साइंस में भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि सोशलिज्म मींस क्लासलेस सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि किसी की कोई क्लास के बुनियाद पर आप तफरीक करें ही ना, सबको जो है वो इकोनॉमिक के अंदर जो है वो एक बराबर के राइट्स दें। अच्छा आप अब मुझे बताओ कि अब जब जेंडर के अंदर आप इसको आ जाते हैं तो वो क्या इसको जो है वो कॉन्सेप्ट फिर कर रहा है सोशलिस्ट फेमिनिज्म का। मैम इससे फिर यही होगा ना, कैपिटलिज्म से यही होगा, किसी एक जेंडर के पास, किसी एक जेंडर को इतना ज्यादा मतलब उसी को सारी फैसिलिटीज या उसकी एक इस तरह से अथॉरिटी नहीं बनी चाहिए। सारी जेंडर्स इक्वल इक्वल हैं और सारी जेंडर्स के पास कंट्रोल होना चाहिए, या सारी जेंडर्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने का या हर चीज में उनके राइट्स इक्वली होने चाहिए। इकोनॉमी की बेसिकली आपने यहाँ पर बात करनी है कि इकोनॉमिक फ्रंट्स के अंदर जो है वर्ल्ड बैंक की, मैंने आप लोगों को जेंडर पे गैप की रिपोर्ट भी यहाँ पर लिखवाई कि किस तरह फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो रहा है। खवातीन काम भी कर रही हैं लेकिन उनको उतना पे नहीं किया जा रहा। तो आप यहाँ पर उस चीज को रिलेट करके कहेंगे कि जेंडर और इकोनॉमिक के लेंस के अंदर जो है वो क्लास लेस सोसाइटी क्रिएट की जाए। अगर फीमेल्स जो है वो इकोनॉमिक डोमेन्स के अंदर हैं तो उनको उतने ही बराबर राइट्स हैं, और वर्ल्ड बैंक की वो रिपोर्ट जो है वो आप लोग साथ लिखेंगे। नेक्स्ट, तैयबा नूर, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। जी तैयबा नूर। मैम इसमें बेसिकली ये सिगमेंट फ्रॉइड का था कॉन्सेप्ट, और ये जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की और जेंडर स्टीरियोटाइप जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको वो उसने ब्रेक किया है। मे बी। अच्छा, यानी कि आप यहाँ पर वही बात करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी और ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स लिखना है आप लोगों ने लाजमी। ये डॉक्यूमेंट भी शेयर होगा, इसमें से पढ़ेगा कि किस तरह से एक अर्ली एज में एक बच्चा जो है, सब सुन के अंडरस्टैंड रिवाइज करें इसको, कि अर्लियर जो है वो अपनी गर्ल है तो अपने फादर के साथ, और बॉय है तो वो अपनी मदर के साथ एसोसिएशन है। लेकिन जिस तरह वो डेवलपमेंट उनकी होती जाती है वो सोसाइटी के अंदर अपने रोल्स को जो है वो ज्यूम कर लेते हैं। और इसी डायनेमिक रिलेशनशिप्स के ऊपर उसने जो है वो सारी बात जो है वो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म पे, क्योंकि सोसाइटी ही जो है हमारे पास इन सारी चीजों को जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है। माफिया पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है। जी। सॉरी मैम, उस टाइम पे ना मेरा वो इंटरनेट रिकनेक्ट वो हो गया था, तो ठीक है, उसका पोस्ट नाम। मॉडर्न फेमिनिज्म मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ। यही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने कल सारा पढ़ा, सोसाइटल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के बारे में। वही सारी डिबेट है, उसमें हमने पहले वो थ्योरीज देख ली कि कुछ थी हार्मोनल ब्रेन डेवलपमेंट, ये सारी वो कहती थी नहीं जेंडर को नेचर ने जो है वो डिटरमिन किया है। जबकि उसके ऑपोजिट में जो है वो जेंडर डूइंग, जेंडर लर्निंग और ये सारी जो है वो थ्योरीज है। उन्होंने कहा कि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो सोसाइटी ही जो है वो जेंडर को ऑन द होल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है। और इसके साथ क्वियर थ्योरी वगैरह के कॉन्सेप्ट और आइडियाज जो थे वो सारे आ गए। मरियम ज़ाहरा, मेन फेमिनिज्म अभी हमने लास्ट में किया, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। मैम मैं इसका जो कंसेप्ट है ये है कि जैसे बोला जाता है कि ये अग्रेसिव हैं या डोमिनेंट हैं, या मतलब कि वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस अग्रेसिव के ऊपर ना उन्होंने ना मतलब ये बोला था कि ना हम इतने भी मतलब कि ना मेंस का ये है कि ना वो अग्रेसिव नहीं होते जितना ना उनको सोसाइटी ने बोल दिया है। हम्म। ठीक है, यानी कि हमने बात ये करनी है कि जो मेल एसोसिएटेड मेस्कुलिनिटी आप लिखेंगे ये वर्ड सारे, के टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी थी
हमारे जो मेल ट्रेड्स जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की वजह से जो है वो साइन किए गए। मेन फेमिनिज्म ने उनको जो है वो टारगेट किया, उनके ऊपर जो है वो बात की और उनको निगेट किया। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को दो कॉन्फ्रेंसिस के नाम लिखवाए थे, कोई बच्चा जल्दी से मुझे बताए कि वो क्या थे। जी। मैम एक मैम यूके ओके, एक यूके में थी। 1917 में मैन लिबरलाइजेशन मूवमेंट थी। 1970, 1970, 17 नहीं, 70। ओके मैम। ठीक है, वो मेंस लिबरेशन मूवमेंट थी और एक यूएसए में भी हुई, वो क्या थी? मैम वो मैं नहीं लिख सकी थी, मतलब ठीक है, और वो उसका थी कंसेप्ट मैन मुझे समझ। अगेंस्ट सेक्सिज्म, MAS मूवमेंट भी कहते हैं इसको, मैन अगेंस्ट सेक्सिज्म, सारे रिवाइज करके साथ साथ लिख लें। वो भी 1970 में हुई थी। दोनों को यही मकसद था कि जो टॉक्सिक ट्रेड्स थी इनको जो है वो चैलेंज किया जाए। लिबरेशन की मूवमेंट जो है वो यूके में आई और अगेंस्ट सेक्सिज्म की मूवमेंट जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आई। तो इस तरीके से हमारे जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि वो आपसे पेपर के अंदर टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पूछ ले या थ्योरीज ऑफ फेमिनिज्म पूछ ले, तो वो ये सारी ही वाली ही हैं जो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करेंगे, वो और आइडिया है, वो और चीजें हैं, इसके साथ भी रिलेट है। तो आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो आप सब इन आइडियाज को रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तो ईद है, आई डोंट नो कि अब कब जो है वो नेक्स्ट क्लास हमारी शेड्यूल होती है। और असाइनमेंट किस किस ने किया मुझे बताएं। मैम जी। मैम वो एक क्वेश्चन है पूछना है, वो ये जो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है इसमें आपने कहा है कि इस टर्म को आपने जरूर लिखना है, वो क्या टर्म है? ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स, ये देखें यहाँ से देख के आप लिखें स्पेलिंग, ये बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स में मैं शेयर करूंगी। अच्छा, एक सेकेंड, ये देखें, सब बच्चे लिख लें इसको। अब मुझे बताएं असाइनमेंट का कौन कौन किस किस ने जो है वो आर्गुमेंट्स लिखे हैं कि जेंडर स्टडीज को ऑटोनोमस होना चाहिए या इंटीग्रेटेड। मैम मैंने एक लिखी है। और बाकी सब? जी। अच्छा, जिस जिसने लिखी है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दे, जिसने नहीं भी लिखी तो आप लोग खुद इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें दूसरे किसी का कोई फायदा नहीं है, आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप लोग साथ साथ जो है वो अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, असाइनमेंट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो जब आपके 12-13 लेक्चर्स इसके खत्म होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा चीजों में आपका जो है वो गैप रह गया। और अगर आप लोगों ने 2026 का पेपर देखे हैं, सिर्फ जेंडर का नहीं बाकी भी जो है वो 11 सब्जेक्ट्स का, तो आप लोगों को उससे बहुत ज्यादा रियलाइजेशन और आइडिया हुआ होगा कि किस तरह एग्जामिनर ने एक सडन शिफ्ट ली और जो बच्चे सिर्फ कुछ कुछ चीजें पढ़ के गए थे, कॉन्सेप्ट और आइडियाज पे बात नहीं की थी उन्होंने पहले, तो वो एग्जाम हॉल में जाकर उनको फिर कितना बड़ा झटका लगा और उनको फिर रियलाइजेशन हुई कि काश जो है वो उस टाइम जो है वो काम कर लेते। तो एनीवेज आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास के लिए भी जो है वो कुछ काम दूंगी, आप लोग करेंगे, आप लोगों का उसमें फायदा है, करके उसको आप लोग ग्रुप में ही शेयर किया करेंगे, जो जो जैसे करता जाए, वो चाहे स्कैन करके कर ले हैंड रिटन नोट्स या वर्ड पे कर ले। इस चीज का कुछ नहीं, बस आप लोगों को काम जो है वो मुझे दिखाना है कि आप लोगों ने क्या किया है। और अब क्योंकि आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो हम उस पर डिस्कस भी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो चीजें आपको मिले वो आप लोग करके आए। हफ्ते में सिर्फ आप लोग की 2 दिन क्लास होती है और फिर भी अगर आप लोग जो है वो काम नहीं करेंगे तो आप बिलीव यू गाइज मी, आप लोग एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को बहुत रिग्रेट होगा कि हम जो है वो काश उस टाइम काम कर लेते। और जो एफपीएससी का पेपर का ट्रेंड है, और इस सारे के हवाले से आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी 2 मिनट्स में आप लोग पूछ लें, और नहीं तो क्लास को एंड करेंगे और फिर आप लोगों की जिस जिसकी असाइनमेंट होती जाए वो वहां शेयर करता जाए ग्रुप के अंदर। मैम जेंडर स्टडी के जो ग्रुप है ना उसमें ओनली एडमिन्स जो है ना मैसेज कर सकते हैं, तो वो अलाउ करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको कह के जो है वो भी कोऑर्डिनेटर यहाँ पे सुन रहे होंगे, आप काइंडली जो है, लेकिन आप लोगों ने उसके अंदर फिर उस ग्रुप को जो है ना वो अपनी डिस्कशंस के लिए चीजों के लिए नहीं करना, सिर्फ असाइनमेंट्स या स्टडी रिलेटेड उसके अंदर आपकी चीजें हो वो मैं अलाउ करवा देती हूँ और आप लोगों ने लाजमी शेयर करनी है। बाकी किसी को आप यकीन माने इसका कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम अभी तक करके बैठे हैं।
तो आप लोगों ने उनको, क्योंकि उनकी पेस को मैच करना है, तो आपको चाहिए कि आप साथ साथ जो है वो फॉलो करें इन गाइडलाइंस को। ग्रुप हो जाता है ओपन, आप उसके अंदर जो है वो शेयर कर दीजिएगा सब असाइनमेंट। और किसी का कोई क्वेश्चन आज के इस सारे टॉपिक के हवाले से? समझ आ रही है आप लोगों को चीजों की, कल वाले लेक्चर की, आज वाले लेक्चर की? जी बताएं। समझ आ रही है आप लोगों को चीजों की? यस मैम, थोड़ी थोड़ी सी बन रही है। आ जाएगी आ जाएगी। आप लोग साथ साथ, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ चीजों को देख के अंडरस्टैंड करें। एट द एंड ऑफ द डे तो जब 12-13 टॉपिक्स आ जाएंगे फिर तो बिल्कुल नहीं आएगी। अभी आप लोगों के पास नेक्स्ट वीक की क्लास तक बहुत ज्यादा टाइम है, आप इसको देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और फिर अगर कोई आप लोगों का सवाल है कुछ चीजें, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। और अपने आप को मैं बर्डनाइज उस तरीके से ना करें कि आप लोग जो है वो टेंशन लें कि काम आप लोग का किस तरह होगा, इस तरीके से बल्कि बर्डनाइज करें कि जो आप लोगों को टास्क दी जा रही हैं आप उसको करें। और डेली बेसिस पे आप अब यहाँ से आप बंद करके जाएंगे, आप ट्राई करें कि आप आधा घंटा इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्किम थ्रू कर लें, और आप लोगों को इसका जो है वो एक आइडिया मिल जाए कि चीजें किस तरीके से हैं। एंड चार्ट के अंदर किसी ने क्या पूछा हुआ है? ओके, ठीक है, चलें। आप लोगों को ये आइडियाज जो है वो सारे समझ आ गए हैं होपफुली। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। जिस जिसकी असाइनमेंट हो रही है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दे, नहीं तो मैं अगर ग्रुप में नहीं भी अलाउ होगा तो मैं आप लोग को अपनी ईमेल दे दूंगी, आप लोग मुझे वहां पर ईमेल कर दीजिएगा सब, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।